हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ टाइम को मैनेज करना सबसे ज़रूरी होता है। तो अगर आप अब तक जो आपने न्यूमेरिकल्स किए हैं मोलैरिटी को लेकर के, उन न्यूमेरिकल्स में अगर आपको सपोज किसी न्यूमेरिकल्स में 5 मिनट्स आपको लगती हैं, तो ये कंसेप्ट सीखने के बावजूद आप उसी न्यूमेरिकल को 40 से 50 सेकंड में कर पाएंगे। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से आप क्लियर करें और इसको कैसे अप्लाई करना है। जिस स्टूडेंट को ये अप्लाई करना आ गया उसको कंपटीशन में मजा आ जाएगा। तो देखिए क्या है क्या नहीं आपको बताया इस कंसेप्ट के बारे में। धीरे धीरे हम इस कंसेप्ट पे पहुंचेंगे। कल हमने ये बताया था आपको कि जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो एक रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट दूसरे रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट से रिएक्ट करेगी, इसका पता केवल हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लग सकता है। जैसे हम ये कह दें कि कोई रिएक्टेंट ए है, वो किसी रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ए की कितनी अमाउंट बी की कितनी अमाउंट से रिएक्ट करेगी, इसका पता हमें किससे चल रहा था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चल रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर ये कह दें कि सपोज आपके पास जो है वो मीथेन गैस है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और इसके साथ रिएक्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बना रही है। तो पहले रिएक्शन को बैलेंस करें। यहां पर 4 हाइड्रोजन हो गए, यहां भी 4 हाइड्रोजन हो गए, कार्बन वहां कितनी हो गई 1 कार्बन यहां पर हो गई, वहां ऑक्सीजन कितनी होगी 4, तो यहां पे 2 कर दें। बैलेंस इक्वेशन। सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब कोई आपसे ये कहे कि आपके पास 5 ग्राम मीथेन है तो वो कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, या आपको ये कहे कि आपके पास जो है वो 0.05 मोल मीथेन के हैं तो कितने मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो उसका पता केवल आपको कैसे लग सकता है कि मीथेन की कितनी अमाउंट ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट के साथ रिएक्ट करेगी, उसका पता केवल आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लग सकता है। आप इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू यहां पर कह सकते हैं कि 1 मोल मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, या आप ये कह सकते हैं 1 मिलीमोल ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विथ 2 मिलीमोल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव 1 मोल ऑफ मीथेन reacts with 2 mole of oxygen and gives 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water. And similarly you can say 1 millimole of methane will react with 2 millimole of oxygen and will give 1 millimole of carbon dioxide and 2 millimole of water. तो वही बात कि जब मीथेन रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ तो कितनी मीथेन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, इसका पता केवल और केवल आपको इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लग सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मेथड आ जाए कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी ही ना पड़े और आप तपाक से यह बता दो कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के कितने के साथ रिएक्ट करेगा, एक रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट दूसरे की कितनी अमाउंट के साथ रिएक्ट करेगी, वही कंसेप्ट तो हम पढ़ने जा रहे हैं अब। तो देखिए ये तो सिंपल सी आपके पास रिएक्शन है जो आपने लिख दी यहां पर कि मीथेन का कंबशन हो रहा है, मीथेन का कंबशन होकर के मीथेन ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना दिया। सिंपल रिएक्शन है। रिएक्शन जैसी भी आएंगी जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होंगी, लिखने में टाइम लगेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उस केस में आप मोल कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे ये पता लगाने के लिए कि एक रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट दूसरे की कितनी अमाउंट के साथ रिएक्ट कर रही है। तो वहां पर क्या यूज करेंगे, एक नई चीज यहां पर जो आप पहली बार सुनने जा रहे हैं वो क्या आएगी, वो आएगी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इनको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी कहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं, एक ही बात है। इनको ऐसे लिख देते हैं
ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट एक ही बात है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहूं मैं या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहूं, जैसे नंबर ऑफ मोल कहूं या नंबर ऑफ ग्राम मोल कहूं, एक ही बात है। तो यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहूं मैं या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहूं। और जैसे आपने यहां पर लिया था नंबर ऑफ मोल, यहां पर क्या आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यहां पर मिली मोल लिया था तो यहां मैं लेकर चल रहा हूं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, और इसको लिख देते हैं एम ई क्यू करके नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, ये लिख देते हैं। अब देखिए क्या है, एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, सपोज मीथेन के आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट 5 है, तो 5 ही मिली इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स में ऐसा नहीं था। अभी ये मत सोचिए क्या भला है, यही तो करवाने आए हैं आज आपको कि ये है क्या। इस टॉपिक पे हम बाद में पहुंचेंगे, ये है क्या, पहले समझिए कि इसको क्यों हम सीखना चाह रहे हैं। यहां पर देखिए हमें ये पता है कि यहां पर अगर 5 इक्विवेलेंट आपके पास मीथेन के हैं तो ऑक्सीजन के 5 इक्विवेलेंट ही लगेंगे। लेकिन अगर 5 मोल मीथेन के हैं तो ऑक्सीजन के कितने लगेंगे, 5 नहीं लगेंगे। कैसे पता चलेगा, इसका पता तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लगेगा। तो सीधी सी बात मैं ये कह सकता हूं कि एक रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स दूसरे रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स से रिएक्ट करेंगे, इसका पता केवल हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लगेगा। लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स ऑलवेज रिएक्ट इन इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा इक्वल नंबर में रिएक्ट करते हैं। अगर यहां पर मीथेन का एक इक्विवेलेंट है तो ऑक्सीजन के एक इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। सपोज हमें यह कह दिया गया कि आपके पास 10 इक्विवेलेंट है मीथेन के, तो कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, 10 के साथ ही रिएक्ट करेंगे। तो एक चीज दिमाग में फीड कर लें, मैंने पहले बताया था, ध्यान से सुनिएगा। How many number of moles of one reactant can react with how many number of moles of other reactant can be calculated only with the help of balanced chemical equation. But number of equivalent, or you can say milli equivalent, number of equivalent or you can say milli equivalent always reacts in equal number. Number of equivalent or milli equivalents of two reactants always reacts in equal numbers and produce the same number of equivalent or milli equivalent of the products separately. क्या बताया हमने, एक रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स दूसरे रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स से रिएक्ट करेंगे, और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, इसका पता केवल और केवल हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही लगा सकते हैं। उसके लिए हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट हमेशा इक्वल नंबर में रिएक्ट करते हैं। यहां पर इस रिएक्टेंट के जितने इक्विवेलेंट होंगे वो ऑक्सीजन के उतने ही इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेंगे, और CO2 के उतने ही इक्विवेलेंट देंगे और उतने ही इक्विवेलेंट वाटर के देंगे। तभी तो मैंने कहा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और यू कैन से मिली इक्विवेलेंट्स ऑलवेज रिएक्ट इन इक्वल नंबर्स एंड गिव्स सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोडक्ट सेपरेटली। सेपरेटली का क्या मतलब है, जैसे यहां पर मैं आपको ये कह दूं कि आपके पास मीथेन के जो है, सपोज मीथेन के आपके पास X इक्विवेलेंट है, तो ऑक्सीजन के X इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेंगे और CO2 के भी X बनेंगे और H2O के भी X बनेंगे। ये नहीं कि टोटल प्रोडक्ट्स के X बनेंगे, इस प्रोडक्ट के भी X बनेंगे, इसके भी X बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मीथेन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2 हैं, तो ऑक्सीजन के 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेंगे और CO2 के 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देंगे और वाटर के भी 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देंगे। तो अगर हमें ये चीज समझ में आ जाए कि ये क्या भला है, ये अगर हमारी समझ में आ जाए तो हमारा काम कितना इजी हो जाएगा, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज हम क्या टॉपिक समझने जा रहे हैं, यही समझने जा रहे हैं
इक्विवेलेंट, आप इनको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी कहते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट ये आ जाएगा आपके पास। जैसे आप मॉल और मिली मॉल पढ़ते हो, मॉल और मिली मॉल में जो रिलेशन है वही रिलेशन यहाँ पर इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट में आ जाएगा। और इसके लिए हम एक नई टर्म लेके चलते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट वेट, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। तो देखिए धीरे धीरे हम इसमें जाएंगे टॉपिक पे और ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो आप देखिए हम लेकर के चलते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हम निकालेंगे कैसे, इसके लिए हम लेंगे वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ई यहां पर हमने क्या लिया है, ई इज द इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे हम, ई मैंने क्या लिया यहां पर इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। कोई आपके पास सब्सटेंस है तो उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, उस सब्सटेंस का मास ग्राम में और डिवाइड कर देंगे उसके इक्विवेलेंट वेट से। और इक्विवेलेंट वेट उस सब्सटेंस का कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। तो देखिए अगर आपको एक्स निकालना आ जाए कि एक्स कैसे निकलता है, तो आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट वेट को यहां पुट करेंगे तो आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑलवेज रिएक्ट्स इन इक्वल नंबर, यही तो बताया था हमने। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गई सिंपल सी बात कि इसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर x क्या है, अगर मॉलिक्यूलर वेट को मैं कहूँ, ये आपने यहाँ लिखा है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय x। इसको ये भी कह सकता हूँ, व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट, weight of 1 mole divided by x। what is x, x क्या है, x को मैं ये कह दूं, x क्या है यहाँ पर, number of parts in which weight of 1 mole is to be divided, is to be divided। x आपको क्या देता है, x यहाँ पर क्या है, x है नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच वेट ऑफ 1 मोल इज टू बी डिवाइडेड। x यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि 1 मोल के वेट को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर अगर ये कंप्लीट चीज मैं कहूँ तो ये आपको क्या दे रही है, ये मैं कह सकता हूँ इट gives weight of 1 small part, weight of 1 small part, that is equivalent weight, that is equivalent weight। ये equivalent weight ही तो दे रहा है, ये क्या था equivalent weight। तो यानी x हमें ये बता रहा है कि हमने 1 मोल के वेट को यानी मॉलिक्यूलर वेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक स्मॉल पार्ट का जो वेट होगा उसको हमने क्या बोल दिया, इक्विवेलेंट वेट। देखिए इस चीज को एक एग्जांपल लेकर के बहुत अच्छे से मैं क्लियर करता हूं। मान लो आपके पास कोई कंपाउंड A है, आपके पास कोई कंपाउंड A है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 80, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना लिया है आपने 80 क्या है उसका मॉलिक्यूलर वेट। और सपोज इस केस के अंदर अगर मैं लेके चलूं A, हमने 80 क्या लिया मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे मैंने x जो लिया है, x को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर x को हम कहते हैं वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। और इसको n फैक्टर भी कहते हैं, n फैक्टर। और इसको nf से नोट कर दिया मैंने, nf यानी n फैक्टर। तो यहाँ पर x n फैक्टर है, तो n फैक्टर की वैल्यू सपोज यहाँ पर 4 है, मैंने एज्यूम कर लिया। कोई कंपाउंड A है आपके पास, कोई कंपाउंड A है जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट शायद यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये
कोई कंपाउंड ए है और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना लिया हमने, एज्यूम किया कि इसका मॉलिक्यूलर वेट है स्पॉस 80 और जो x है n फैक्टर है उसकी वैल्यू इस केस में स्पॉस 4 है, हमने एज्यूम कर ली। तो आप देखिए इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला अगर हम लगाएं तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय x दैट इज n फैक्टर। तो ये आपने लिखा 80 और ये आपने लिखा 4, राइट। अब ये कितना आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 20। अब ध्यान से देखिए यही चीज, ये n फैक्टर जो मैंने बताया था यहाँ पर x आपको क्या बता रहा है कि आपने एक मोल के वेट को यानी कि मॉलिक्यूलर वेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ये आपको 4 क्या बता रहा है कि आपने एक मोल के वेट को यानी 80 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और फिर मैंने कहा था ये चीज आपको क्या दे रही है, एक स्मॉल पार्ट का मास। तो ये चीज आपको क्या दे रही है, ये चीज आपको क्या दे रही है, एक स्मॉल पार्ट का मास यानी 20। और इसी को मैंने क्या कहा है, इसी को मैंने कहा है इक्विवेलेंट वेट। इसी को मैंने क्या कहा है, इसी को मैंने कहा है इक्विवेलेंट वेट, राइट। और 80 यहाँ पर क्या है, ये ग्रीन से जो मैंने किया है 80 यहाँ पर क्या है, मैं लिखूं तो 80 यहाँ पर है मॉलिक्यूलर वेट, राइट। और 20 क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट, राइट। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 मोल। इसी तरह मैं कहूं तो इक्विवेलेंट वेट में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हैं, 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट। देखिए इस चीज को कितनी अच्छे तरीके से हमने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर 80 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट 4 के इंडिकेट कर रहा है कि आपने एक मोल के वेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और 20 जो आया ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि उनमें से एक स्मॉल पार्ट के मास को इंडिकेट कर रहा है। और उसी को हमने क्या कहा है, इक्विवेलेंट वेट। अब 80 मॉलिक्यूलर वेट है और मॉलिक्यूलर वेट किसका वेट है, एक मोल का। और यहाँ पर मैं 20 कह रहा हूँ, 20 क्या है, इक्विवेलेंट वेट। ये किसका वेट है, एक इक्विवेलेंट का, am I right? तो यहाँ पर देखिए और इसको अगर थोड़ा सा और हम लेकर के चले तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास ये 1 मोल है, समझिए इस चीज को, ये आपके पास 1 मोल है और इसका वेट कितना है, 80 ग्राम यू कैन से। अब इसको क्या किया आपने, 4 से डिवाइड कर दिया। तो यानी आपने इसको 4 यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच वेट ऑफ 1 मोल इज टू बी डिवाइडेड। यानी हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में। देखिए कितने अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं, इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में। ये हमने डिवाइड कर दिया इसको 4 पार्ट्स में, ये हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस एक पार्ट का मास कितना, 20, इसका भी कितना 20, इसका भी कितना 20, इसका भी कितना 20, सही है। यानी आपके पास जो ये 80 है, 80 को हमने क्या किया है, 80 को हमने 4 में डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया यानी 4 एक जैसे पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर दिया। ये देखिए तो यहाँ पर आपके पास एक मोल को आपने 4 स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4, राइट। और एक पार्ट का मास कितना है, 20, इसका भी 20, इसका भी 20, इसका भी 20, राइट। और इसी मास को आपने देखो, इसी को आपने क्या कहा है, इसी को आपने कहा है 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट। और इसको आपने क्या कहा है, इसको आपने कहा है 1 मोल, इसको आपने 1 मोल का है। तो देखिए 1 मोल के अंदर एक इक्विवेलेंट ये आ गया, एक इक्विवेलेंट ये आ गया, एक इक्विवेलेंट ये आ गया, एक इक्विवेलेंट ये आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक मोल में 4 इक्विवेलेंट आ गए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने आ गए, 4, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कह दो, कितने आ गए 4। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहाँ कितने आ गए आपके पास, 4 आ गए एक मोल के अंदर, am I right? ये क्या था 80 क्या था, 80 था मॉलिक्यूलर वेट। तो फिर 20 क्या है यहाँ पर, 20 क्या है, 20 है जी इसका
20 क्या है? 20 है इसका इक्विवेलेंट वेट, 20 है इक्विवेलेंट वेट। इसको उतार ले अच्छे से। कोई भी YouTube देखिए, इतने अच्छे से किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया होगा इतने सिंपल वे से। कोई इस मेथड को देख के करे तो वो एक अलग बात है। नहीं देखिए, आप बहुत सिंपल वे से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक मोल के अंदर कुछ स्मॉल पार्ट मिले हैं और एक स्मॉल पार्ट का मास है, उसको हमने इक्विवेलेंट वेट कहा है, उस स्मॉल पार्ट को हमने क्या कहा है? इक्विवेलेंट। तो एक मोल के अंदर कितने इक्विवेलेंट मिले हैं? यहाँ पर 4 इक्विवेलेंट आपको मिले हैं। अब यहाँ से अगर मैं रेशन निकालूं तो मैं ये रेशन निकाल सकता हूं, ये रेशन निकाला। देखिए 4 इक्विवेलेंट मिले और 4 ही यहाँ पर क्या था? 4 ही आपका n फैक्टर था। यहाँ पर n फैक्टर भी आपका 4 था। तो ये रिलेशन मैं यहाँ पर निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, इनटू n फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसके हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 है नंबर ऑफ मोल्स, 1 इनटू यहाँ n फैक्टर कितना है? 4। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने आ गए आपके पास? 4। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने आ गए आप देख रहे हैं? 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपके पास 4 आ गए और ये एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। 1 मोल और इसमें इक्विवेलेंट कितने आ गए? 4 इक्विवेलेंट आ गए, राइट। अब देखिए, अगर इसी कंपाउंड का, ये कंपाउंड ए जो हम एज्यूम करके चले हैं, इसी का अगर आपको ये कह दें कि आपके पास ये जो कंपाउंड है, ये सपोज आपको दिया हुआ है 320 ग्राम, ये कंपाउंड ए है, ये दिया हुआ है 320 ग्राम और हमें पता है इसके लिए n फैक्टर यही है, मॉलिक्यूलर वेट यही है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 80 और n फैक्टर इसका कितना है? 4 हम एज्यूम करके चले थे। तो आपके पास 320 ग्राम ये कंपाउंड ए है, तो इसमें आप निकालिए नंबर ऑफ मोल्स, ये निकालिए और आप निकालिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और यू कैन से ग्राम इक्विवेलेंट, एक ही बात है, ये निकालिए। तो देखिए इसको हम दो तरीके से करके चलते हैं, एक्सप्लेन करके भी और सिंपल वे से भी। तो यहाँ पर अगर पहले सिंपल वे देखते हैं तो पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको पता है फार्मूला क्या पुट करते हैं हम? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास आपने पढ़ा होगा। फिजिक्स में मास और वेट अलग चीज है, आप सबको पता है। यहाँ हम एक समान लेकर के चल रहे हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जो आपके पास कंपाउंड है उसका वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है? 320 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 80। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 4। नंबर ऑफ मोल्स 4 आ गए जी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं। हाँ जी, फार्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या आ गए? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं? 4 इनटू n फैक्टर। n फैक्टर क्या एज्यूम करके चले थे इसके लिए हम वहां 4, तो कितने आ गए? 16 आ गए। और यहां भी आपको पता है, ये देखिए एक मोल के अंदर 4 इक्विवेलेंट आए थे, एक मोल में 4 स्मॉल पार्ट्स आए थे यहाँ पर, तो एक मोल में 4 इक्विवेलेंट आए थे, तो 4 मोल में कितने आ जाएंगे? 16 आ जाएंगे, यही होगा। या यहाँ पर देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ आपको ये पता है कि जो ये 20 ग्राम है, 20 ग्राम जो है ये एक इक्विवेलेंट का मास है, यानी इक्विवेलेंट वेट है ये। और इक्विवेलेंट वेट है, मैंने बताया था इक्विवेलेंट वेट कितने का मास होता है आपके पास? इक्विवेलेंट वेट आपके पास कितने का है? ये है एक इक्विवेलेंट का। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कितना है? 20। तो 20 ग्राम अगर आपके पास कंपाउंड ए है तो उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने होंगे? 1। 20 ग्राम में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट है 1 है, 20 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 है, तो आप 320 में निकाल दो। तो 320 में कितने आ जाएंगे? 320
20 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 16, ये आ जाएंगे। और अगर यहां से फार्मूला बनाना चाहें आप तो क्या आएगा, ये देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 320 क्या है, वेट इन ग्राम, जो आपको दिया हुआ है वेट इन ग्राम डिवाइड बाई 20 क्या था, 20 एक इक्विवेलेंट का वेट था, और एक इक्विवेलेंट का जो वेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो ये यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट वेट। स्टार्टिंग में मैंने ये वाला फार्मूला लिखा था ना, देखिए यहाँ पर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। तो अब देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको चाहिए इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट के लिए हमने क्या बताया है, इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय x, यानी n फैक्टर। x को यहां पर हमने क्या लिखा, मैंने बताया x को वैलेंसी फैक्टर या क्या कहेंगे हम, n फैक्टर। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना है, अगर आपको n फैक्टर निकालना आ जाए तो आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, और इक्विवेलेंट वेट यहां पुट करके आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो वही है कि डिफरेंट कंपाउंड्स के हम किस तरह से n फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि n फैक्टर पता है तो इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, और इक्विवेलेंट वेट यहां पुट करके हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि यही हमें चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स एक रिएक्टेंट के दूसरे के कितने रिएक्टेंट से रिएक्ट करेंगे, ये हमें केवल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता लग सकता है, बट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑलवेज रिएक्ट्स इन इक्वल नंबर्स। सही है। अब थोड़ा देखिए, आपको ये भी बता दें, ये तो हो गया न्यूमेरिकल में किस तरह से कैसे यूज करना है आपको। अगर कोई ये कहे कि डेफिनेशन बताइए इक्विवेलेंट वेट की, डेफिनेशन क्या है, अगर इसको डिफाइन करना पड़ जाए तो इनफैक्ट इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का वो वेट होता है जो अगर हाइड्रोजन से कंबाइन करें, एक बार इसकी डेफिनेशन नोट करिए आप, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं। Equivalent weight of a substance may be defined as the number of parts by mass of that substance which would combine or displace 1 part by mass of hydrogen, 8 parts by mass of oxygen, 35.5 parts by mass of chlorine। यानी ये किसी भी सब्सटेंस का वो मास है जो कि 1 पार्ट बाय मास हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा या उसे किसी रिएक्शन से डिस्प्लेस करेगा, या ऑक्सीजन हो तो उसके 8 पार्ट्स बाय मास के साथ कंबाइन करेगा या उसे डिस्प्लेस करेगा। पार्ट्स बाय मास का क्या मतलब है, अगर सब्सटेंस को ग्राम में लेंगे तो इस तरफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन का मास भी ग्राम में लेंगे। तो सिंपल से वे में मैं ये कह सकता हूं, ये किसी भी सब्सटेंस का वो मास है ग्राम में जो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा या किसी रिएक्शन में उसको डिस्प्लेस करेगा। ऑक्सीजन हो तो कितनी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे, 8 पार्ट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे या किसी रिएक्शन से 8 पार्ट्स ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दे। जैसे देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां पर लेके चलता हूं। सपोज आपके पास एक इक्वेशन है, यहां पर ये आपने लिखा है जिंक प्लस H2SO4 converted into zinc sulfate plus H2, राइट। इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन आपने लिख ली हो गई कि उसकी डेफिनेशन क्या बताई हमने, इक्विवेलेंट वेट में डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास of the substance which would combine or displace 1 parts by mass of hydrogen, 8 parts by mass of oxygen and 35.5 parts by mass of chlorine। तो ये किसी भी सब्सटेंस का वो मास है जो अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करे तो कितने के साथ करे, 1 पार्ट बाय मास के साथ, ऑक्सीजन के साथ करे तो कितनी ऑक्सीजन के साथ करे, 8 पार्ट्स बाय मास के साथ, और अगर क्लोरीन के साथ करे तो कितने के साथ करे, 35.5 पार्ट्स बाय मास के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेके चलते हैं, आपको पता है यहाँ पर जिंक है, जिंक का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर, और हाइड्रोजन का 1 मोल यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है। क्लियर, जिंक का 1 मोल है तो इसका वेट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली एटम है और किसी भी एटम का 1 मोल होगा तो उसमें कितना वेट होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास इक्वल, तो जिंक का ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा 63.5
ग्राम, राइट। 63.5 ग्राम ये आ गया इसका 1 मोल का मास। चेक कर लेना, मेरे ख्याल से यही है। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 1 मोल है, 1 मोल का कितना हो जाएगा, इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, और इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 2 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए 63.5 ग्राम आपके पास है। 63.5 ग्राम जो है वो कितने को डिस्प्लेस कर रही है, 2 ग्राम को डिस्प्लेस कर रही है, राइट। शायद 63.5 में इसका 65.3 होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा जो भी हो। 65.3 या 63.5 ऊपर का होता है। तो 65.3 ग्राम कितने को डिस्प्लेस कर रही है, ये डिस्प्लेस कर रही है 2 ग्राम हाइड्रोजन को। और हमें तो यहाँ जिंक का कौन सा मास चाहिए, वो मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे। तो 65.3 ग्राम किसको डिस्प्लेस कर रहा है, 2 ग्राम को। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए कितना मास लगेगा इसका, वो निकाल दे, क्या आ जाएगा 65.3 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इन दिस रिएक्शन। डेफिनेशन यही तो कह रही है कि किसी भी सब्सटेंस का, इस केस में सब्सटेंस क्या है, जिंक। ये किसी भी सब्सटेंस का वो मास है कि अगर वो कंबाइन करे तो कितनी हाइड्रोजन के साथ करे, 1 पार्ट्स बाय मास के साथ। और अगर किसी रिएक्शन से डिस्प्लेस करे तो कितनी को करे, 1 पार्ट्स बाय मास को। तो यहाँ पे पार्ट्स बाय मास का मतलब मैं ये कह दूं कि यहाँ पे हमें जिंक का वो मास निकालना है ग्राम में जो 1 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे। तो यहाँ पर 65.3 ग्राम कितने को डिस्प्लेस कर रहा है, 2 ग्राम को। तो यहाँ पर 1 ग्राम को डिस्प्लेस करने के लिए कितनी जिंक आपको चाहिए, 65.3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। क्लियर। और देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लेकर के चलते हैं स्पॉस N2 प्लस H2 और ये आपको यहाँ पर दे रहे हैं NS3, बैलेंस करें इसको, ये 3 राइट। यहाँ पर नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें, यहाँ आपको पता है इसका 1 मोल है, कितनी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, 3 मोल के साथ। 1 मोल नाइट्रोजन है तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, ये आ गया आपके पास 28 ग्राम, राइट। अगर 1 मोल आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास की इक्वल, ये कितना है 28 ग्राम, और इसका कितना आ जाएगा 6 ग्राम। तो अब हमें नाइट्रोजन का क्या निकालना है, नाइट्रोजन का हमें निकालना है इसमें इक्विवेलेंट वेट। तो हमें इसका कौन सा वेट चाहिए, हमें नाइट्रोजन का वो वेट चाहिए जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ कंबाइन करे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो देखिए यहाँ पर 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना कंबाइन कर रहा है, 28 ग्राम। तो 1 ग्राम के साथ कितना कंबाइन करेगा, 28 डिवाइडेड बाय 6। ये क्या देगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर। सिमिलरली जैसे क्लोरीन का आपने पुट किया है 35.5 क्यों लिया है, अगर मैं ये रिएक्शन यहाँ लिखता हूँ H2 plus Cl2 आफ्टर रिएक्शन, ये क्या बना रहे हैं 2HCl। तो यहाँ पर देखिए इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के 1 मोल के साथ, इसका 1 मोल क्लोरीन के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितनी क्लोरीन कंबाइन कर रही है, 35.5 into 2 दैट इज 71 ग्राम। लेकिन हमें तो क्लोरीन का वो मास चाहिए जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ कंबाइन करे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कितना आ जाएगा, 71 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 35.5। यही तो हमने बताया था। और एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल और लेते हैं, ये डेफिनेशन को क्लियर कर रहे हैं कि इनफैक्ट ये है क्या, इक्विवेलेंट वेट जो है वो केमिस्ट्री में कंबाइनिंग कैपेसिटी को आपको बता रहा है। जैसे आपने एक इक्वेशन लिखी है KMnO4 plus H2SO4 after reaction it will give K2SO4 plus MnSO4 plus H2O plus nascent oxygen। बैलेंस करिए इसको, पोटेशियम 2 है, 2 कर दो, Mn 2 आ गई, यहाँ पर 2 कर दो, सल्फेट 3 आ गई, यहाँ पर 3 कर दो, हाइड्रोजन 6 आ गए, यहाँ पर 3 कर दो, और सल्फेट को छोड़ के ऑक्सीजन 8 है, यहाँ 3 है, इसको 5, राइट। ये अब देखिए यहाँ पर आपको ये कहा है कि KMnO4 जो है इसका इक्विवेलेंट वेट
हमें यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट का वो वेट निकालना है जो कितनी ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 8 पार्ट बाय मास को, यानी 8 ग्राम को जो डिस्प्लेस करे वो मास इसका ग्राम में निकाल दो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी आपके पास 2 मोल और कैप्नोफोर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आप कैलकुलेट करिए, ये 158 आ जाएगा। तो 1 मोल का 158, 2 का कितना आ जाएगा 2 × 158 ग्राम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास इतनी ग्राम KMnO4 है और ये कितनी ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रही है 5 × 16 दैट इज 80 ग्राम। 80 ग्राम ऑक्सीजन को इतनी KMnO4 डिस्प्लेस कर रही है, लेकिन हमें तो पोटेशियम परमैंगनेट का वो मास चाहिए जो कितनी ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करे 8 पार्ट्स बाय मास को डिस्प्लेस करे। तो देखिए ये जो मास है कितने को डिस्प्लेस कर रहा है 80 को, लेकिन हमें तो इसका वो मास चाहिए जो उसके कितने को डिस्प्लेस करे 8 ग्राम को डिस्प्लेस करे। तो 80 को डिस्प्लेस ये करता है तो 8 को कितना करेगा 2 × 158 डिवाइडेड बाय 80 × 8, राइट। तो कितना आ जाएगा 158 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 31.6। ये आ जाएगा यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट। यानी मैं ये कह सकता हूँ इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। देखिए मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल का वेट होता है। इसी तरह इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। और ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो 1 इक्विवेलेंट का वेट होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 होता है। दोनों को आप कंपेयर करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। और अगर मैं ये कहूँ व्हाट इज दिस, दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, देन इट्स ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 31.6 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो तो ये क्या आ जाएगा इसका, ये आ गया यहाँ पर इसका ग्राम। दिस इज इक्विवेलेंट वेट, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर। तो अब बात हम लेकर के चलते हैं नेक्स्ट कि n फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे और n फैक्टर निकालने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये चीज और देखनी है हमने अभी। n फैक्टर निकालने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, n फैक्टर की जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी। देखिए एक तो अगर हम पहली चीज कहें कि किसी का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय n फैक्टर, इससे निकाल पाएंगे। अभी आपको बताया था। दूसरा अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, यहाँ भी आपको n फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। थर्ड हम आपको बताएंगे कि अगर आप नॉर्मेलिटी निकालते हैं तो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू क्या आएगी, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। अभी नॉर्मेलिटी हम लेकर के नहीं चले तो ये आएगी, यहाँ भी हमें जरूरत पड़ेगी। और हम टाइट्रेशन करेंगे, टाइट्रेशन के न्यूमेरिकल्स में टाइट्रेशन क्या होती है, दो रिएक्टेंट्स की एक कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन करवाना टाइट्रेशन कहलाता है। इसके प्रैक्टिकल्स भी आप करेंगे लैब में, वहां आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन दो रिएक्टेंट की कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन करवाना टाइट्रेशन कहलाता है। तो टाइट्रेशन के जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वाला कांसेप्ट लगाएंगे और उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, n फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, n फैक्टर पढ़ेंगे कि n फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। और जब n फैक्टर हम टाइट्रेशन वाले न्यूमेरिकल जब आपको कराएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल से करते हैं तो कोई न्यूमेरिकल आपका 5 मिनट में निकल रहा है तो इससे 40-50 सेकंड में निकल जाएगा आराम से। ठीक है, तो अब हम लेकर के चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर। n फैक्टर हम किस किस का यहाँ पर निकालेंगे वो आपको बताएं। n फैक्टर हम यहाँ निकाल के चलेंगे। पहला हम निकालेंगे इन केस ऑफ एसिड, सेकंड हम निकालेंगे इन केस ऑफ बेस, थर्ड हम निकालेंगे यहाँ पर इन केस ऑफ सॉल्ट, फोर्थ हम यहाँ पे निकालेंगे एटम, और फिफ्थ हम यहाँ पर निकालेंगे, आप पॉली एटम भी ले सकते हैं। यहाँ पर पॉली एटम्स का कैसे निकालते हैं, पॉली एटम्स का कैसे निकालेंगे ये भी ले सकते हैं। और हम यहाँ पर निकालेंगे एसिडिक सॉल्ट,
एसिडिक सॉल्ट का कैसे निकालेंगे, यहाँ एसिड का निकालेंगे, यहीं पे आपको एसिडिक सॉल्ट का हम बता देंगे। और एक हम यहाँ पर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट, इसका कैसे निकालेंगे। एसिडिक सॉल्ट का मैं यही आपको बता दूंगा कि किस तरह से निकालते हैं। सॉल्ट का अलग तरीके से निकलता है, एसिडिक सॉल्ट का अलग तरीके से निकलता है। एसिडिक सॉल्ट और सॉल्ट में क्या अंतर है ये भी आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट वेट लेकर के चलेंगे। एसिड का कैसे निकालेंगे, बेस का कैसे निकालेंगे, सॉल्ट का कैसे, एसिड सॉल्ट का कैसे, एटम का कैसे, पॉली एटम का कैसे, या यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एलिमेंट का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट का कैसे निकालेंगे, और आयंस के केस में कैसे निकालेंगे, आयंस के केस में कैसे निकालेंगे, इनको हम वन बाय वन लेकर के चलते हैं। देखिए एन फैक्टर निकालने से पहले अब जो बताया इन फार्मूले को आप एक बार नोट कर ले फटाफट। कौन कौन से आपको बताए हमने कहा कि अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, राइट। और इस साइड में कंपेयर करके लिखता जाता हूं, जैसे आपने निकाला था यहां पर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपने कैसे निकाले थे, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले थे वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही किया था। अब यहां पर आपको इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट एंड डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स कहो या इसको क्या कह दें एन फैक्टर कह दें, एन फैक्टर में यहां पर पुट कर देता हूं डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, राइट। और एक आपको हमने क्या बता दिया था कि यहां पर अगर आप पुट करते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं फॉर्मूला, जैसे आपने लिखा है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट की जगह अगर ये वाला फार्मूला मैं पुट करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ई की जगह ई इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट की जगह ये पुट करूं तो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर चला गया, ये क्या आ गया एन फैक्टर। और ये चीज आपकी क्या है ध्यान से देखिए, इस साइड लिखा हुआ है ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं अब यहां पर, ये फार्मूला भी आप ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू number of moles into n factor, number of moles into n factor। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। अब एक चीज का और ध्यान रखें यहाँ पर कि जो मॉलिक्यूलर वेट आपके पास है, मॉलिक्यूलर वेट जो है ये फिक्स्ड है, किसी भी सब्सटेंस का किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो फिक्स्ड है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट जो है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, यानी इक्विवेलेंट वेट जो है वो चेंज हो सकता है। इस चीज को भी दिमाग में फीड कर ले कि इक्विवेलेंट वेट चेंज हो सकता है। तो अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स तो आप निकालना सीख चुके हैं, आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स निकालने हैं। जैसे आपको ये कह दिया कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके 0.5 मोल है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बताइए। अब आपको ये पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.5, तो उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या पता होना चाहिए आपको एन फैक्टर। मैंने आपको ये कह दिया कि आपके पास 0.1 मोल जो कैल्शियम क्लोराइड का है, तो उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बताइए। तो आप नंबर ऑफ मोल तो ये पुट कर देंगे, 0.1 है कैल्शियम क्लोराइड के, कैल्शियम क्लोराइड का एन फैक्टर भी पता है, तो क्या निकल जाएंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो यानी सारी चीज कहां आकर रुक गई आपकी, सारी चीज आपकी आकर के रुक गई है इस एन फैक्टर के ऊपर। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम क्या लेकर के चलेंगे एन फैक्टर, और तब तक इन फॉर्मूले का आप ध्यान रखेंगे। और ये पर्टिकुलर ध्यान रखना कि जो आपके इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट जो है ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे अभी हमने KMnO4 का निकाला था थोड़ी देर पहले, पोटेशियम परमैंगनेट का, वो कितना है था आपका 31.6, वो एसिडिक मीडियम में था। आप देखेंगे बेसिक में अलग आ जाएगा उसका, और इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा उसमें अलग आ जाएगा, और वीकली बेसिक या न्यूट्रल में अलग आ जाएगा। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसी तरह आप एटम का यानी एलिमेंट का निकालेंगे तो डिपेंड करता है उसकी वैलेंसी क्या है, वो भी डिफरेंट आ सकता है। तो यानी कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो मॉलिक्यूलर वेट तो फिक्स रहेगा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट
जो है वो फिक्स नहीं होगा। और अब इक्विवेलेंट वेट आपको निकालने के लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट तो आपको पता है कैसे निकाला जाता है। सपोज हमने यहाँ पर ये लिख दिया कि आपके पास Na2SO4 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकाल सकते हैं, आपको पता है इसका एटॉमिक वेट 23 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सल्फर का 32 है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे तो सोडियम सल्फेट का क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। ये तो आपको पता है। अब अगर सोडियम सल्फेट का आपको n फैक्टर पता है तो आप इसका इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं। और इक्विवेलेंट वेट अगर आ गया तो अब आपको मैंने ये कह दिया कि आपके पास 10 ग्राम सोडियम सल्फेट है, इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बताइए सोडियम सल्फेट के। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 10 वेट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या पुट करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो कि आपको पता है डिवाइड बाय n फैक्टर। तो यानी सारी बात कहां आकर रुक गई, n फैक्टर पे। तो नेक्स्ट जो आपकी वीडियोस बनेंगी उनमें हम आपको बताएंगे कि n फैक्टर किस तरह से निकालते हैं।